नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। अपन लगातार सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉपिकों की श्रृंखला लेकर लगातार आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं और उसी क्रम में मैं इस बैच को एक नाम देना चाहूँगा, क्योंकि इस बैच का मेन जो टारगेट है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सफलता कैसे दिलवाई जाए, क्योंकि जो भी कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा वो फुल्ली एनसीईआरटी और आरबीसी की पुस्तकों पर आधारित होगा। और इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि यहाँ से आप पढ़ेंगे उसके बाद आपको अन्य कोई भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा थ्योरी मैटर भी मैं करवा रहा हूँ और टॉपिक वाइज एमसीक्यू और इसका टेस्ट भी आपको आगे करवाएंगे। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। और आज इस बैच का नाम मैं आपके सामने जारी करने जा रहा हूं। इसको मैं सफलता बैच कह रहा हूं। इसका नाम है सफलता बैच, यानी कि ये सक्सेस बैच है जिसमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सफलता मिले। इसमें प्रत्येक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए सिलेबस करवाया जा रहा है। एक भर्ती को केवल टारगेट नहीं किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ यहाँ पर मिले। ये केवल चतुर्थ श्रेणी या वाहन चालक के लिए नहीं है, इसमें रीट के विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं, एलडीसी के भी ले सकते हैं, पटवार, वीडियो, तमाम राजस्थान की भर्तियों के साथ केंद्र की भर्तियों में जहां पर ये टॉपिक शामिल रहता है। क्योंकि सामान्य विज्ञान देश के कोने में बैठा कोई भी विद्यार्थी कहीं से भी पढ़ता है तो उसके लिए वो टॉपिक सेम रहता है। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है धातु, अधातु एवं उनके यौगिक। कई जगह सिलेबस में धातु एवं अधातु के नाम से ये दिया होता है। एलडीसी जैसे पाठ्यक्रमों में धातु और अधातु और उनके यौगिकों के नाम से ये टॉपिक हैं। तो आप लोगों को तत्व यौगिक मिश्रण आता है तो वहां पर भी आपको प्रमुख यौगिकों का अध्ययन करना पड़ता है। तो आज के सेगमेंट में धातु, अधातु और उनके यौगिकों के बारे में बेसिक जानकारी शुरू करते हैं। और ये टॉपिक काफी पार्ट में वीडियो आएगा तब जाकर ये पूरा होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि धातु और अधातु होते क्या हैं। सबसे पहले मैं धातुओं पर आऊंगा और धातुओं की परिभाषा और प्रमुख गुण, कौन कौन से धातु हैं, उसके बाद में अधातुओं पर आऊंगा। सबसे पहले मैं धातु पर बात करता हूं तो धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और धनायन की प्राप्ति करते हैं, यानी कि धातु वे कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। और उसके बाद धातुओं के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, जैसे धातुओं में कठोरता पाई जाती है, धातुओं में समक पाई जाती है, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं में ध्वनिकता या सोनोरस का गुण पाया जाता है, धातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। ऐसे तमाम गुण जिनका अपन यहाँ पर पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ परिभाषा पहले लिखिए, उसके बाद जैसे जैसे पॉइंट आएगा उनको कौन कौन से अपवाद इसमें बन सकते हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आप निश्चित रहिए, कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तक का एक भी पॉइंट यहाँ पर मैं पीछे नहीं रखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मेरे साथ आप धातु की परिभाषा लिखें कि धातु को इंग्लिश में मेटल बोला जाता है। मेटल क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ धातु की। धातु की परिभाषा लिखें, आप इसमें इंग्लिश में हेडिंग लगा लें, आगे इंग्लिश में भी लिख लें। इसको धातु को मेटल बोला जाता है। धातु को क्या कहते हैं, धातु को कहते हैं मेटल। तो आप लिख सकते हैं कि वे तत्व, धातु की परिभाषा में लिखें वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। आप मेरे साथ परिभाषा लिखें, एक बार वापस अपन समझेंगे, धातुओं के उदाहरण भी देंगे। यानी कि वे तत्व या ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन की प्राप्ति करते हैं वे धातु कहलाते हैं। यानी कि शॉर्ट वे में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण ही धातुओं में उनके गुणों की प्राप्ति होती है। जैसे स्वमक की बात कर लें, कठोरता की बात कर लें, जितने भी गुण हैं वो धातुओं में इसी परिभाषा से आते हैं। क्योंकि धातु जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो उनमें
धनावेश की वृद्धि होती है। जैसे कुछ उदाहरण अपन धातुओं के यहाँ पर ले सकते हैं, परिभाषा यहाँ पर हो गई। उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे लगाकर आप उदाहरण लिखें। जैसे मैं आपके सामने प्रतीक चिन्ह बता रहा हूं, ये सोडियम धातु है, ये मैग्नीशियम धातु है, ये पोटेशियम धातु है, ये लिथियम धातु है, ये बेरियम धातु है, ये गोल्ड है, AU है, ठीक है, AU। और ये अर्जेंटम जिसको चांदी बोलते हैं, और सोना को ओरम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। उसके बाद में बात करता हूं तो ये कॉपर एक धातु है, ये लेड या जिसको सीसा बोलते हैं ये धातु है। उसके बाद ये आयरन है जिसको लोहा बोलते हैं इत्यादि। माफी चाहूंगा, सर्दी लगी हुई है, थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में। ये तमाम धातु हैं, मैंने आपको सबसे पहले बात की है। तो सबसे पहले आपको सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, बेरियम, ओरम, अर्जेंटम, कॉपर, लेड और आयरन या जिसको फेरस बोलते हैं, ये तमाम धातुओं के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि ये धातुएं होती हैं। अब धातुएं तो बहुत सारी आएगी, उनसे कौन से यौगिक बनते हैं उनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। लेकिन धातुओं की परिभाषा के बाद मैं दूसरी हेडिंग लगाता हूं, आप भी मेरे साथ हेडिंग लगाएं, धातुओं के प्रमुख गुण या धातुओं के गुण। दूसरी हेडिंग लगाएं, धातुओं के गुण। आप नोट्स एकदम अच्छी तरीके से व्यवस्थित बनाएं, क्योंकि आपके ये ही नोट्स आगे पढ़ने के लिए काम आएंगे। और मैं पूरा फुल्ली कंटेंट आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूं। धातुओं के गुण में प्रत्येक गुण का अपन हल्का हल्का वर्णन भी करने वाले हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहला धातु का गुण लिखिए आप। सबसे पहली धातु लिखें ठोस अवस्था, यहां लिखें ठोस या कठोर, ठोस या कठोर। सबसे पहला लिखें ठोस या कठोर, और उसमें आगे वर्णन करें। मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूं, येलो कर लेता हूं। इसमें आगे लिखें पहला गुण है ठोस या कठोर। आगे लिखें धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में धातुएं सामान्यतः, दिक्कत आ रही है क्या, कोई श्रिंक हो रहा है। धातुएं सामान्यतः, एक बार इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं अंडू से, क्योंकि ये थोड़ी सी फिलिंग की दिक्कत आ रही है यहां से। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में होती हैं, या कह सकते हैं धातुएं सामान्यतः ठोस व कठोर होती है, एक ही बात है। आगे लिख से ठोस अवस्था में पाई जाती है एवं ये कठोर होती है, एवं ये कठोर होती हैं। कठोर का मतलब ये होती है कि जिसको आप हाथ से दबाएंगे तो वो दब नहीं पाएगी, एवं ये कठोर होती हैं। आपको एक एक एग्जाम्पल भी मैं इसमें करवाने वाला हूं, क्योंकि अपवाद परीक्षाओं में आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये एक पैटर्न बन चुका है, इसलिए आपको एक एक अपवाद करवाने की मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद इसमें एक पॉइंट आप लिखिए, इसी में एक पॉइंट लिखें। इसमें लिखें कि सर्वाधिक कठोर धातु प्लेटिनम है, क्योंकि अक्सर कई बार कठोर धातु का पूछ लेते हैं। सर्वाधिक कठोर धातु, सर्वाधिक कठोर धातु की मैं बात करता हूं, तो सर्वाधिक कठोर धातु की बात करें तो सबसे कठिन या जो ठोस धातु है वो है प्लेटिनम, और इसका आप सिंबल जरूर लिखें। प्लेटिनम का सिंबल आप जरूर लिखें, PT जिसका सिंबल है। यानी कि सर्वाधिक कठोर धातु की मैं बात करता हूं तो सर्वाधिक कठोर धातु प्लेटिनम है। उसके बाद आप इसमें एक हेडिंग, छोटी सी सब हेडिंग कर दें, यहां पर अपवाद लिखें, क्योंकि अक्सर धातुएं कठोर होती हैं लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम या नरम होती हैं, तो यहां पर आप अपवाद करके लिखें, क्योंकि
अपवाद परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ पर आप इसको इंपॉर्टेंट भी कर लेना। इसमें लिखें पारा, पारा यहाँ ऑब्लिक करके लिख सकते हैं आप मरकरी, पारा या मरकरी, जिसका सिंबल आप कोष्टक में लिखना Hg। पारा या मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है, पारा या मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है, पारा या मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है, पारा या मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि पारा या मरकरी एकमात्र ऐसी धातु हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी धातु हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, तो वहां पर आपका एग्जाम्पल होगा पारा या मरकरी। मैं ये स्पेस यहाँ से खाली कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे वीडियो का शॉर्ट आउट मेरा स्क्रीन लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरा इसमें अपवाद में पहला ये लिख लें और दूसरा एक पॉइंट नोट करके लिखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में ये लाइन हाईलाइट करके लिखी गई है, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये लाइन आपके लिखवाने से पीछे रह जाए और परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये लिखवाना बहुत जरूरी है। इसमें लिखें, मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं सोडियम, सोडियम का लिख रहा हूं Na व आप नाम लिख सकते हैं सोडियम व पोटेशियम, पोटेशियम को कहते हैं यहाँ पर K। सोडियम व पोटेशियम ऐसी मुलायम धातुएं हैं, सोडियम व पोटेशियम ऐसी मुलायम धातुएं हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब एक धातु है सोडियम और दूसरी है पोटेशियम, ऐसी धातु हैं जिन्हें चाकू की सहायता से काट सकते हैं, यानी कि वो इतनी मुलायम होती हैं कि चाकू से आसानी से कट जाती हैं। एक बार परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि वे कौन सी धातु हैं जिन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है, तो वहां पर आपका उत्तर होगा सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवश्य याद करें। उसके बाद एक नोट मेरे साथ आप लिखें, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। एक नोट आप मेरे साथ लिखें क्योंकि ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप इस नोट को लिखें कि सोडियम व पोटेशियम धातुएं, सोडियम व पोटेशियम धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं, अत्यंत क्रियाशील होती है, अत्यंत क्रियाशील होती हैं जो नमी व वायु से क्रिया कर लेती हैं, क्रिया कर लेती हैं, अतः क्रिया कर लेती हैं, अतः इन्हें मिट्टी का तेल आप समझ चुके हैं, नहीं तो आप कोष्टक में लिख सकते हैं मिट्टी का तेल, जिसको अपन यहाँ पर अक्सर केरोसिन कहते हैं, इंग्लिश नाम उसका केरोसिन है, हिंदी में इसको मिट्टी का तेल कहते हैं। अतः इन्हें मिट्टी का तेल में डुबो कर रखा जाता है, डुबो कर रखा जाता है। कहने का मतलब ये पॉइंट वापस यहां से मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि एक तो आपका
सोडियम है और दूसरा आपका है पोटेशियम। ये दो ऐसी धातु हैं जो वायु और नमी के संपर्क में आती हैं तो वो अति शीघ्रता से क्रिया कर लेती हैं। अतः सोडियम और पोटेशियम को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग करना पड़ता है। मिट्टी के तेल के अंदर इसको डुबो कर रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इस नोट को भी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो अभी एक इस पेज पे जो कुछ लिखा है उसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, वो कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूं और पेज संख्या मैं 2 लेता हूं, इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूं और यहां पर धातुओं का दूसरा गुण मैं यहां लिखता हूं। पहला गुण कठोरता या ठोस अवस्था कह सकते हैं और दूसरा लिखें आप 2 नंबर पॉइंट लिखें, दूसरा लिखें चमक, चमक जिसको फ्लैश कह सकते हैं। धातुओं का दूसरा गुण है चमक, इसमें लिखें धातुओं की ताजी सतह समकीली होती है। यहाँ धातुओं में सामान्यतः चमक पाई जाती है, धातुओं में यहाँ धातुओं की, थोड़ा सा इसको बैक कर लेते हैं, धातुओं की ताजी सतह, धातुओं की ताजी सतह समकीली होती हैं, धातुओं की ताजी सतह समकीली होती है। हालांकि मेरा ध्यान पूरा स्क्रीन पर है, मैं आपके सामने कैमरा में नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं तो मैं पूरा मेरा ध्यान उस पर डाउट दे रहा हूं। धातुओं की ताजी सतह समकीली होती हैं, समकीली होती हैं। आगे लिखें, अगला पॉइंट लिखें इसी के अंदर चमक में, सर्वाधिक समकीली धातु, सर्वाधिक समकीली धातु, सर्वाधिक समकीली धातु सोना व चांदी है, सोना एंड चांदी है। यानी कि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वाधिक समकीली धातु कौन सी है। अगर सोना ऑप्शन में है तो सोना कीजिए और सोना और चांदी दोनों है तो भी सोना कीजिए। अगर सोना ऑप्शन में नहीं है तो फिर वहां पर आपको चांदी करना है। यहां पर आप सोना, चांदी और सर्वाधिक समकीली इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट लिखें कि धातुओं के इसी गुण के कारण, धातुओं के इसी गुण के कारण, इसी गुण के कारण, धातुओं के इसी गुण के कारण सोने व इसी गुण के कारण सोने व चांदी, सोने व चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण सोने व चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। धातुओं के इसी गुण से कारण सोने व चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। एक नोट यहाँ पर सोना की बात आ चुकी है, धातु पढ़ रहे हैं तो एक नोट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक नोट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। लिखें शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ये क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शुद्ध सोना कितना होता है, तो 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। शुद्ध सोना और आभूषण के लिए आप कोष्टक में लिख सकते हैं कि आभूषण में यूज लेते हैं वो 22 कैरेट सोना उपयोग में लेते हैं और 2 कैरेट की जगह वहां पर तांबा वगैरह एक्स्ट्रा कुछ मिलाया जाता है। आभूषण में 22 कैरेट और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। एक पॉइंट आप ये नोट में इस पॉइंट को पहला कर दीजिए, एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं आपको, सोना की बात आ चुकी है तो मैं यहां पर लिखा देता हूं। एक पॉइंट लिखें आयरन पाइराइड्स, आयरन पाइराइड्स, पाइराइड्स, आयरन पाइराइड्स और इसका आप प्रतीक चिन्ह कोष्टक में लिख लें FS2, FS2 आयरन पाइराइड्स को
झूठा सोना कहा जाता है, को झूठा सोना कहा जाता है। अब झूठा सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सोने की मात्रा नहीं होती है, लोहे की मात्रा या आयरन की मात्रा होती है, लेकिन दिखावटी के लिए वहां पर सोना बताया जाता है, इसलिए आयरन पायरेट्स को झूठा सोना कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप काफी इंपॉर्टेंट कर लें, क्योंकि यह भी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में अगले पॉइंट पर आता हूं, और अगला पॉइंट आता है, एक पॉइंट इसी में नोट में आप लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट आप और लिख लीजिए कि सॉरी, आयरन पायरेट्स को FeS2 करना, सॉरी मेरा ध्यान ही नहीं रहा अभी, आयरन को FeS2, क्योंकि आयरन को तो Fe कहते हैं, FeS2 को आयरन पायरेट्स को झूठा सोना कहा जाता है। तीसरा पॉइंट लिखें, प्लेटिनम को, प्लेटिनम जिसको अक्सर Pt कहते हैं प्रतीक सिंबल के रूप में, प्लेटिनम को सफेद सोना, प्लेटिनम को सफेद सोना या श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। प्लेटिनम को सफेद सोना या श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। इसको मैं यहां से थोड़ा सा यहां से हटाते, एक पेन का कर देते हैं ताकि वापस दिक्कत नहीं हो आपको देखने में। ये हल्की सी दिक्कत रहती है, ये आ जाता है ना बीच में कई बार। इसको मैं यहाँ पर FeS2 कर देता हूँ, क्योंकि दिक्कत नहीं रहती है ना, सफेद स्वर्ण कहा जाता है। और अब झूठा सोना की बात की है तो आप इसको कोष्टक में बेवकूफों का सोना भी कह सकते हैं, क्योंकि झूठा कहो या बेवकूफों को कहो एक ही बात है, लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहा है, बेवकूफों का सोना। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में लाइन झूठा सोना नहीं देकर बेवकूफों का सोना कह सकते हैं, तो भी एक ही बात है, झूठा सोना। ये महत्वपूर्ण रूप से ये पॉइंट है। आभूषण में मैंने लिखवा दिया 22 कैरेट। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट लिखें, धातुओं का तीसरा गुण, पहला कठोरता, दूसरा चमक और तीसरा धातुओं का गुण आता है। मैं इसको अलग पेन से लिखूंगा। धातुओं का तीसरा गुण लिखें आप, यहाँ पर तीसरा गुण लिखें, वो है, तीसरा गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता भी धातुओं का एक महत्वपूर्ण गुण है, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से धातुओं का गुण नहीं है, वहां पर तन्यता, आघात वर्धनीयता, चमक और चौथा पॉइंट अधातुओं का दे देते हैं, और वहां पर आपको बेमेल सुनने के लिए बोला जाता है। यहां पर आप लिखें कि धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली छद्रों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पतली छद्रों के रूप में परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है, एक ही बात है, परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है या किया जा सकता है, एक ही बात है, अर्थात परिवर्तित किया जाता है। धातुओं का यह गुण, एक मिनट, दिक्कत आई है हल्की सी, क्योंकि ये अक्सर इसमें पॉइंटर है पेन पे, ये दब जाता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता, इतना स्पेस मुझे यहाँ खाली छोड़ना है।
आघातवर्धनीयता कहलाता है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, आघातवर्धनीयता कहलाता है। अब सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु, इसी में एक पॉइंट करके लिखें आप, इसी में लिखें आप पॉइंट करके, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु वैसे सोना है, और आप चाहें तो चांदी भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मेन आप सोना ही रखें। सोना के बाद आता है चांदी का नंबर, सोना एंड चांदी। लेकिन आपको सर्वाधिक आघातवर्धनीय में मैं वरीयता की बात करता हूं, तो वरीयता आपको सोने को ही देनी है कि सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है, वो है सोना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और माफी चाहूंगा, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु की मैंने बात की है। उसके बाद थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखें, 4 नंबर गुण धातुओं का लिखें। धातुओं के बहुत सारे गुण हैं, एक बार मैं टाइम देख लेता हूं, क्योंकि अक्सर मुझे टाइम देखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है तो भी विद्यार्थी देखना पसंद नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट लिखें, तन्यता, क्योंकि धातुओं के बहुत सारे गुण हैं और धातुओं का लेसन काफ़ी लंबा है, कई पार्ट्स आएंगे तब जाकर ये पूरा होगा। तन्यता में लिखें, धातुओं को खींचकर, धातुओं को खींचकर पतली तारों, धातुओं को खींचकर पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को खींचकर पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात सामान्यतः धातु तन्य होते हैं, अर्थात सामान्यतः धातु तन्य होते हैं, अर्थात सामान्यतः धातु है वो कैसे होते हैं, धातु तन्य होते हैं। इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, क्योंकि रेड कलर थोड़ा दिखने में दिक्कत कर सकता है। उसके बाद इसमें लिखें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी के अंदर, उसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप। सर्वाधिक तन्य धातु कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। सर्वाधिक तन्य धातु, और सर्वाधिक तन्य धातु की बात करते हैं तो वो है सोना, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है AU, जिसको इंग्लिश में ओरम बोला जाता है। सोना, या इसको आप ओरम भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में सोना नहीं देकर, एक बार परीक्षा में प्रश्न आया कि सर्वाधिक तन्य धातु है, वहां पर हिंदी में लिखा हुआ था ओरम, और विद्यार्थियों ने वहां पर उत्तर ओरम नहीं करके चांदी किया था, क्योंकि विद्यार्थियों ने ओरम कभी सुना ही नहीं था। इसलिए मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक तन्य धातु ओरम है। और इसमें आगे इसी में लिख सकते हैं कि 1 ग्राम, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से लगभग 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार, लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब इतनी पतली रूप में परिवर्तित कर देते हैं कि उससे लगभग 1 ग्राम सोने से भी 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है, धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? तो ऐसा प्रश्न अगर आता है तो धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है। उसके बाद आप पांचवा पॉइंट लिखें। तन्यता के बाद अगला पॉइंट है ध्वनिकता। ध्वनिकता, या इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सोनोरस, इंग्लिश में इसको सोनोरस बोलते हैं। कई बार परीक्षाओं में ध्वनिकता नहीं देकर सोनोरस भी पूछ लिया जाता है। जब मैं 10th बोर्ड के अंदर था
तब ये प्रश्न मेरे आया था और वहां पर ध्वनिकता नहीं है। प्रश्न ये लिख रखा था, 1 नंबर का प्रश्न आया कि सोनोरस से आप क्या समझते हैं। और हम सभी विद्यार्थी वहां पर मात खा गए थे, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कभी सोनोरस वहां पर बताया नहीं था। इस वजह से वो सवाल आज भी मेरे दिमाग में खटकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे विद्यार्थी इसमें मात न खा जाएं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें लिखें धातुओं को, इसमें लिखें आगे आप, धातुओं को ठोस सतह, धातुओं को ठोस सतह से टकराने पर, धातुओं को ठोस सतह से टकराने पर उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात धातु मधुर स्वभाव वाले होते हैं, अर्थात धातु मधुर स्वभाव कह सकते हैं, मधुर ध्वनि वाले होते हैं, अर्थात धातु मधुर स्वभाव वाले होते। कहने का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट इतना है, किसी भी ठोस वस्तु को लेकर जब धातुओं पर आप प्रहार करेंगे, जैसे मान लो कोई थाली है, थाली चाहे स्टील की बनी हो, चाहे कांसे की बनी हो, या किसी की धातु की बनी हुई है, उस पर आप किसी भी ठोस वस्तु से प्रहार करेंगे तो उसमें से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ध्वनि उत्पन्न होने का गुण ही ध्वनिकता या सोनोरस कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी एक आप पॉइंट लिखें कि सर्वाधिक ध्वनिकता का गुण किस धातु में पाया जाता है। तो इसमें आप लिख लें एक पॉइंट, सर्वाधिक, इसमें आप लिख लें, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, सर्वाधिक ध्वनिकता का गुण, सर्वाधिक ध्वनिकता का गुण, सर्वाधिक ध्वनिकता गुण इस्पात धातु में पाया जाता है। किसमें? इस्पात में पाया जाता है। यानी कि सर्वाधिक ध्वनिकता वाली धातु इस्पात है और उसमें सर्वाधिक गुण पाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखें, 6 नंबर पॉइंट, धातुओं के 5 गुण अपन ने पढ़ लिए हैं, 6ठा गुण पढ़ लें। धातुओं के गुणों पर मैं चर्चा भी आज इस वीडियो में कर लूंगा, बाकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। अगला लिखें आप गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में आप शॉर्ट में MP आप इसको लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं गलनांक को। और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं ताकि लिखने में सुविधा रहे। इसमें लिखें सामान्यतः, इसमें लिखें आप सामान्यतः धातुओं के गलनांक, सामान्यतः धातुओं के गलनांक, सामान्यतः धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। उच्च का मतलब काफी हाई, उच्च होते हैं। सामान्यतः धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट है, सवाल बनेगा यहां से, लेकिन यहां पर आपको मैं नाम लिखाऊंगा, एक तो है गैलियम, लेकिन गैलियम, और इसका आप प्रतीक चिन्ह जरूर लिखें, Ga। परीक्षाओं में बहुत बार प्रतीक चिन्ह ही दिया जाता है, इसलिए आप नाम के साथ प्रतीक चिन्ह भी लिखें। लेकिन गैलियम व सीजियम, गैलियम व सीजियम, एक बार इसको बैक कर लेता हूं थोड़ा, गैलियम व सीजियम, और सीजियम का प्रतीक चिन्ह आप लिख सकते हैं CS। गैलियम व सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं, दो ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखने से भी, जिन्हें
हथेली पर रखने पर भी पिघल जाती हैं। हथेली पर रखने पर भी पिघल जाती हैं। कहने का मतलब धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, इनकी काफी अधिक होते हैं, लेकिन गैलियम व सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर भी रखने पर पिघल जाती हैं। कहने का मतलब इन धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है और यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। बोर्ड परीक्षाओं में कई बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसमें लिखें, इसमें एक पॉइंट आप लिखें, मैं कलर चेंज करके पॉइंट बनाता हूं, यहां पर लिखें, नोट करके लिखें, आप यहां से नोट करके लिखें, लोहे का, यहां लिखें सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, अगर गलनांक की बात करता हूं तो सर्वाधिक गलनांक वाली धातु होती है, वो होती है टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन को अक्सर प्रतीक चिन्ह डब्लू बोला जाता है और इसका जो गलनांक होता है लगभग होता है, वो लगभग मैं बात करता हूं तो लगभग 3500 के आसपास होता है, लगभग 3500 केल्विन। यानी कि टंगस्टन सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है, लगभग 3500 केल्विन होता है और टंगस्टन को वुल्फ्रेमाइट बोला जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह डब्लू होता है। और लोहे का गलनांक आप लिख सकते हैं कि लोहे का गलनांक, लोहे का गलनांक, ये आप नोट में लिख सकते हैं, लोहे का गलनांक होता है वो 1593 डिग्री ये होता है लोहे का गलनांक। क्योंकि अक्सर पॉइंट बीच में आ जाते हैं तो मैं उनको कवर कर देता हूं, क्योंकि कई बार ऐसे पॉइंट होते हैं जो पीछे रह जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए मैं उनको यहीं पर कोशिश कर रहा हूं कि उनको एक साथ ही करवा सकूं। उसके बाद 7वां पॉइंट आप लिखें, गलनांक के बाद 7वां पॉइंट है वो है घनत्व, डेंसिटी जिसको बोला जाता है घनत्व। यह धातुओं का अगला गुण है। इसमें लिखें सामान्यतः धातुओं का घनत्व, इसमें आप लिखें सामान्यतः धातुओं का घनत्व, सामान्यतः धातुओं का घनत्व जल से अधिक होता है, सामान्यतः धातुओं का घनत्व जल से अधिक होता है, जल से अधिक होता है। इसलिए वे जल में डूब जाती हैं, इसलिए वे जल में डूब जाती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी धातुएं जिनका घनत्व कम होता है वो पानी के ऊपर तैरती हैं और जिन धातुओं का घनत्व जल से अधिक होता है वे पानी के अंदर डूब जाती हैं और जिनका घनत्व जल से कम होगा वो जल के ऊपर तैरती हैं। लेकिन इसमें लिखें, आप आगे लिखें, अपवाद लिखें, अपवाद इसमें भी है, एक बार इसको थोड़ा मैं यहां से कवर कर देता हूं। अपवाद आप लिखें, मेरे साथ अपवाद लिखें यहां से अपवाद में लिखें सोडियम व लिथियम धातुओं का, सोडियम व लिथियम धातुओं का घनत्व, घनत्व पानी से कम होता है, पानी से कम होता है, पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी पर तैरती हैं, इसलिए वो जल पर या पानी पर तैरती हैं। कहने का मतलब यह है कि धातुओं का घनत्व अक्सर पानी की तुलना में अधिक होता है, इसलिए वो पानी में डूब जाती हैं। लेकिन दो ऐसी धातुएं हैं, एक तो पोटेशियम और दूसरी लिथियम, जिनका घनत्व पानी की तुलना में कम होता है, इसलिए वो जल पर तैरती हैं। और उसके बाद लास्ट अगला अंतिम लिखें आप, 8 नंबर धातुओं का गुण है वो है चालकता, चालकता होता है अगला गुण है चालकता। इसमें लिखें धातु
धातु, इसमें चालकता विद्युत में और ऊष्मा में, दोनों में चालकता होती है, विद्युत व ऊष्मा, क्योंकि चालकता दोनों की है, विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं धातु, विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं, दोनों के चालक होते हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट बना के लिखें, सर्वाधिक चालक धातु, ये परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक चालक धातु, सर्वाधिक चालक धातु की मैं बात करता हूं तो सर्वाधिक चालक धातु है चांदी, जिसको आप अर्जेंटम बोलते हैं। आप इसका प्रतीक चिन्ह जरूर लिखें, प्रतीक चिन्ह आप इसका जरूर लिखें। चांदी को इंग्लिश में अर्जेंटम बोलता है। और सबसे कम चालक धातु, 2 पॉइंट यहां से बन गए हैं, सबसे न्यून या सबसे न्यून चालक धातु या सबसे कम, सबसे न्यून चालक धातु, तो ये आप लिख सकते हैं, सबसे न्यून है वो है सीसा, यहां जिसको लेड बोला जाता है, और इसका प्रतीक चिन्ह आप लिख सकते हैं पीबी। सर्वाधिक चालक धातु चांदी, जिसको अर्जेंटम, सबसे न्यून चालक धातु सीसा या लेड होती हैं, और धातु विद्युत और ऊष्मा दोनों के चूत चालक होती हैं। चूत चालक का मतलब होता है उसमें करंट का प्रवाह अच्छी तरीके से होता है। उसके बाद लगभग धातुओं के सारे गुण मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। मैं एक बार देख लेता हूं, अगर कोई पॉइंट पीछे रहा है तो उसको भी मैं कवर करवाने की कोशिश करता हूं। लगभग सारे गुण हो चुका है। और एक अगला पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट लिख लें कि धातुओं में अपरूपता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये अधातुओं में पाया जाता है। धातुओं में अपरूपता फिर हीरे या ग्रेफाइट, फुलरेन, ये अधातुओं के अपरूप होते हैं, लेकिन धातुओं में अपरूपता नहीं होती है, अपरूप नहीं होते हैं। धातुओं में अपरूपता नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इन पॉइंटों को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एक तो सर्वाधिक चालक और न्यून चालक, और ये 2 धातु हैं, ये लिथियम व पोटेशियम, इन धातुओं को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में अपन ने धातु से संबंधित परिभाषा और सामान्य गुणों पर चर्चा की है। आने वाले समय में अपन अधातुओं के गुण, परिभाषा, प्रमुख यौगिकों, मिश्र धातुओं के बारे में और यौगिकों के बारे में आगे बहुत सारे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हैं, जो प्रश्न पढ़ाए गए हैं इनसे संबंधित या इसके अलावा भी कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सफलता बेस की हर वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। मिलते हैं सफलता बेस के धातु और अधातु के भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।